तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट। ये वीडियो ज़्यादातर तो सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए काम आएगी, बट मेनली ये आईसीएसई के काम आएगी क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं हैं। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज की वीडियो में मेनली हम एसिड और बेसिस पे बात करेंगे, सॉल्ट्स पे थोड़ी कम बात करेंगे हम। तो पहले हम कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स पे हम देखेंगे कि क्या टर्म्स, किस टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले कुछ तो हमने वही चीज़ें की हुई हैं, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन द टर्म्स लिखा है। पहली टर्म है हमारी एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। एसिड को पहले एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइनें लिखी है उसको पढ़ लेते थोड़ा। एन एसिड इज अ टर्म दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ H3O+ हाइड्रोनियम आयंस। इस चीज़ का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन जो है बाहर निकालेगा, कब? पानी में, इन वाटर, ठीक है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन। और वो पानी में जाते ही क्या करेगा? H+ आयन छोड़ देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि एसिड जब भी पानी में गया तो हुआ क्या? H+ आयन निकल गया, और ये H+ आयन क्या कहते हैं, आगे जाके H2O से जुड़ता है और हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन बना देता है। इसको हम कहते हैं एसिड्स। ठीक है, एसिड वो हर चीज़ है जो क्या कहते हैं पानी में जाके H+ आयन छोड़ दे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एसिड जो है ज़्यादा H+ आयन छोड़े, कम H+ आयन छोड़े, वो हमें नहीं पता, लेकिन हर एक जो पानी में जाकर H+ आयन छोड़ता है वो हम एसिड मानते हैं। इसके अलावा इसके डिफाइन में वो नहीं आता, लेकिन एक और क्वालिटी होती है जिससे हम कहते हैं कि एसिड है, वो होती है दीज आर सॉर इन टेस्ट। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या क्या है? HCl है, H2SO4 है, और भी बहुत सारी हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, फोस्फोरिक एसिड भी, वो आगे हम सारी पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, एसिड समझ लगे अब क्या होते हैं। अब चलते हैं बेसिस की तरफ। अब बेसिस क्या है? बेस वो चीज़ है, ठीक है, बेस को अगर हम समझें तो बेस एक ऐसे टर्म, हम अगर कहें तो बेसिस को समझाना हो तो बेस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर देता है पानी में। ठीक है, अगर हमने पानी लिया और पानी में बेस को डाला तो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH2। ठीक है, OH दोनों पे 2 है तो ट्वाइस, OH ट्वाइस कहते हैं साफ तरह से। तो वो हैं जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि बेसिस OH नेगेटिव आयन देते हैं और एसिड्स H+ आयन। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि पानी में जाके दोनों अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, एसिड और बेस पता चल गया। अब जब बेसिस की बात होती है तो बेसिस के साथ ही एक टर्म आती है अल्कली। अब अल्कली क्या है? अल्कली एक सॉल्युबल बेस होता है। सॉल्युबल बेस का मतलब क्या है? एक ऐसा बेस है जो क्या कहते हैं सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, पानी में घुल मिल जाता है, उसको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, पानी में नहीं और भी चीज़ों में जैसे कह सकते हैं मेनली। तो अल्कली वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं पानी में जाके घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिस में पढ़ा कि जो पानी में जाके आयन दे दे OH नेगेटिव वो बेस है, पर वो पानी में जाके OH आयन भी दे और उसके साथ साथ घुल मिल भी जाए तो वो होता है अल्कली। ठीक है, अल्कलीज कौन कौन से? ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ ये दो तो पक्के हैं, NaOH, KOH, दो और अल्कली हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो भी अल्कली हैं, लेकिन उसकी बात थोड़ी देर रुक के करते हैं क्योंकि आगे इसके बाद वो टॉपिक भी इसमें लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो उसमें बात करेंगे उस चीज़ की आगे। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट डिफाइन है सॉल्ट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम एसिड बेस सॉल्ट है तो सॉल्ट के भी बारे में बात करेंगे। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट होता है वो प्रोडक्ट जो एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद निकलता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें उसको सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट पे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर खुद पे नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, K2SO4 ऐसे और भी चीज़ें को हम क्या कहते हैं सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाए एसिडिटी क्या है? एसिडिटी को अगर अपने समझना है, एसिडिटी ऑफ अ बेस, बेस की एसिडिटी क्या है? ठीक है, एसिडिटी टर्म क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा। एसिडिटी है कि कितने हाइड्रोक्साइड आयन एक मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है उसको हम कहते हैं उसकी एसिडिटी। देखो जैसे कि कोई भी बेस, इधर मैंने ले लिया NaOH, अगर NaOH एक बेस ले लिया है मैंने तो वो NaOH कितने OH आयन को रिलीज करेगा उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना, उसकी कितनी एसिडिटी है। जैसे NaOH के पास एक ही OH है तो वो एक ही OH आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए वो मोनो एसिडिक है। ठीक है, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस क्या कहते हैं, उसके पास OH कितने हैं? 2 हैं, तो ये 2 OH करें तो इसलिए इसकी कैटेगरी आ जाती है डाई एसिडिक, यानी कि 2 एसिड को रिलीज कर सकता है।
AlOH थ्राइस अगर हम देखें तो उसके पास 3 अल्कोहल ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो 3 OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसका नाम बन जाता है ट्राई एसिडिक। तो एसिडिटी किसी भी बेस की क्या होगी, वो कितने OH आयन को रिलीज कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वो 1 कर रहा है तो मोनो एसिडिक, 2 कर रहा है तो डाई, 3 कर रहा है तो ट्राई एसिडिक। ठीक है, इस चीज़ को हम एसिडिटी कहते हैं, लेकिन एसिडिटी किसकी, बेस की, बेस कितना एसिडिटी कर रहा है उस टर्म, इस टर्म को ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एसिडिटी ऑफ अ बेस नाम की कोई ऐसी टर्म है तो क्या बेसिसिटी ऑफ एसिड की नाम की भी टर्म होनी चाहिए? जी बिल्कुल, वैसी नाम की भी एक टर्म है। अब नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या है, अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने कहा है कि जो H+ आयंस एक एसिड रिलीज करता है, जितने H+ आयन 1 2 3, ठीक है, पानी में जाके उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक है, जैसे HCl है, HCl पानी में जाके कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, 1, तो वो मोनोबेसिक है। H2SO4 कितने आयंस रिलीज कर सकता है, 2, तो वो डाइबेसिक है। H3PO4 3 आयंस रिलीज करता है, ट्राइबेसिक है। तो बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन कि कितने H+ आयन निकल रहे हैं। ठीक है, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन OH और बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन H+ आयन। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ टर्म्स हैं। अगला अगर हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, हमने एसिड के बारे में पढ़ा, हमने एसिड की बेसिसिटी के बारे में पढ़ा। अब स्ट्रेंथ क्या है, क्या जो जितने ज़्यादा H+ आयन दे रहा है जैसे ट्राइबेसिक, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है या क्या चीज़ है, वो चीज़ हमें स्ट्रेंथ बताती है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। स्ट्रेंथ को पहले तो स्ट्रेंथ समझते हैं। स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेंथ है कि जब हमने उसको पानी में डाला, ठीक है, तो उसने कितने H+ आयन क्या कहते हैं निकाल दिए। ठीक है, ये हमने कहा कि HCl अकेला एक मॉलिक्यूल कितने निकाल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पानी में डाला इसको HCl को, ये ऐसे मान लो ये HCl मैंने पानी में डाल दिया। ठीक है, 100% HCl डाला, मतलब कि पानी था और 100% मैंने HCl डाला, 100 का 100% टूट गया H+ में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, H+, मतलब कि जितने मैंने HCl 100 HCl के मॉलिक्यूल डाले, 100 के 100 टूट गए। ठीक है, और एक मैंने डाला एसिटिक एसिड नाम का एसिड, वो ऐसा होता है, उसको भी ऐसे ही पानी में डाला, उसने भी पानी में जाके तोड़े, लेकिन इसको जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल्स इसके डाले, उसमें से सिर्फ 5 ही H+ निकले, बाकी 95% CH3COOH जैसा था वैसे का वैसे रहा। ठीक है, तो इस चीज़ में हम इसको क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं कि कौन कितने ज़्यादा H+ आयन कितने परसेंटेज ज़्यादा दे पा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इसमें ये बताया हुआ है, दोनों में बेसिसिटी और इसमें क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे भी H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन, हाउ मेनी H+ आयन, दोनों की बात सेम ही है, पर बेसिसिटी है कि एक मॉलिक्यूल में, कि HCl का ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही H दे सकता है, H2 का 2 ही H दे सकता है, H3PO एट अ टाइम 3 ही दे सकता है। पर स्ट्रेंथ दिखाता है कि वो खुद कितना टूट सकता है। ठीक है, खुद कितना पूरा 100% टूट रहा है, हर एक मॉलिक्यूल टूट रहा है उसका, या कुछ परसेंटेज टूट रहा है, वो स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमें क्या इंडिकेट करती है कि कितने H+ आयन एसिड वाटर में प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक कह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, एक बार आगे उनकी ही डिफाइन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, वो एसिड्स जो क्या कहते हैं पानी में डालते ही, जैसे ही पानी में डाला हमने, पूरी की पूरी तरह टूट गया, मतलब कि HCl को डाला, HCl 100% ही टूट गया, उसमें HCl को जैसे मैंने डाल दिया पानी में, ठीक है, HCl है पानी में, और आपको बाद में आप देखो उसमें HCl मिले ही ना, आपको H+ आयन अलग मिल रहे हैं, Cl नेगेटिव आयंस अलग मिल रहे हैं, तो मान लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि ये पूरी तरह टूट गया, इसको आधा उधा कुछ नहीं, 100% टूट गया। ठीक है, H2SO4 वो भी कुछ ऐसा सही है, पूरी तरह टूट जाते हैं। HNO3 ये भी पूरी तरह टूट जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, पर वीक एसिड्स कौन है फिर, अब वीक एसिड्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने ClCCOOH, इसके एग्जाम्पल ही, इसका नाम है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड है, या एक H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये 2 एसिड्स हैं, और भी हैं 2-4 जो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। वीक एसिड से क्या मतलब है, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली टूटते हैं पानी में डाला, 100% नहीं टूटेंगे, कुछ 4 5 6 7 H+ आयन देंगे, ये नहीं H+ आयन भी नहीं देंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज देंगे, अपने आप को पूरी तरह नहीं तोड़ लेंगे कि हाँ भी हम टूट गए, अलग हो गए, नहीं, कुछ परसेंटेज इनका जैसे था वैसे का वैसे ही रहता है, कुछ परसेंटेज टूटता है। जैसे कि मान लो मैंने 100% डाल दिया, ठीक है, 100% डाला CH3COOH, ठीक है, 100% डालने के बाद मेरे को सिर्फ 5% लोगों ने H+ आयन दिया, बाकी 95 जो थे वो CH3COOH बन के ही रह रहे हैं, तो उसमें हम कहेंगे कि ये एक वीक एसिड है, कुछ परसेंटेज ही H+ आयन दे रही है, सारी की सारी नहीं दे रही। सेम केस गो होता है इसके लिए, इसमें भी यही होता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड में भी यही बात होती है। अब ये तो थे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात। बेस की भी ऐसी ही एक डिफाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। ये क्या बताता है कि कितने OH नेगेटिव आयन निकले जब उसको हमने पानी में डाला। सेम वही बात है, नॉट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितने दिए वो नहीं, पूरे के पूरे बेस ने जब हमने उसको पानी में डाल दिया है,
ठीक है, तब उसने कितने दी उस पर डिपेंड करता है। इसी केस पे हम इसको स्ट्रॉन्ग या वीक में भी कर सकते हैं, सेम वही बात है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि अब स्ट्रॉन्ग बेसिस वही हैं जो पानी में जाती पूरी के पूरी तरह टूट जाए, 100% टूट जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है, वो है स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे कि NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेस कौन है? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ साथ इनको स्ट्रॉन्ग अल्कली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी में घुल मिल भी जाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बाद वीक बेस कौन है? ठीक है, वीक बेस की बारी आ गई है। वीक बेसिस वो हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं पानी में। ये दोनों कार्बन हाइड्रोक्साइड और NH4OH, ये दोनों अल्कलीज हैं, दोनों पानी में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों पानी में घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये पानी में टूटते नहीं हैं, प्रॉपर नहीं टूटते। मतलब कि वही बात जैसे वीक एसिड में थी, 5% टूट गए 100% में से, 95 वैसे के वैसे हैं, तो ये भी वैसे के वैसे ही रहते हैं 95%। तो वीक बेसिस ये हैं जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं पानी में, ठीक है, पूरी तरह नहीं टूट पाते ये। आगे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? जो एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स प्लांट्स या एनिमल से आए उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। पहले बोला जाता था कि सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं हम इंसान खुद नहीं बना सकते लैब में, उनको ऑर्गेनिक चीज़ कहा जाता था। अब ये डिफाइन वैसे प्रॉपर नहीं है अब, क्योंकि लैब में भी ऑर्गेनिक चीज़ें बन जाती हैं, बट कहने को तब ये बोला जाता था। अब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जिस चीज़ में भी कार्बन आ जाए, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाए, उस चीज़ को ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से? जिस चीज़ में कार्बन या हाइड्रोजन आ जाए, या पहले के ज़माने में जिसमें कहा जाता था प्लांट्स और एनिमल्स से जो वापस मिलते हैं हमें, उनको कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, नॉट ऑल, ज़्यादातर, क्योंकि पहले क्या कहते हैं, ये वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर आता है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी वो भी बता देता हूँ। उसमें वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक चीज़ें कभी भी लैब में नहीं बन सकती, क्योंकि जो जीने वाली चीज़ है उनमें एक वाइटल फोर्स नाम की सुपर पावर है। हर एक जीने वाली चीज़, जैसे मैं हो गए, आप हो गए, सब हो गए, सब में एक वाइटल फोर्स है, ठीक है। तो वो वाइटल फोर्स होने के कारण होता क्या था कि कोई भी वो चीज़ को लैब में नहीं बना सकता मिनरल से, ठीक है। एक इंसान ही बना सकता है, एक प्लांट या जानवर ही बना सकेगा, ऐसा माना जाता था। फिर लेकिन एक बंदा आया, उसने क्या कहते हैं लैब में ऑर्गेनिक चीज़ बना दी, यूरिया बना दिया था उसने, ऐसे ऐसे फिर ये चीज़ वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म होगी। तो इसमें वही बताया गया है कि पहले माना जाता था कि प्लांट्स और एनिमल्स से है, पर अब इसको माना जाता है जो कार्बन या हाइड्रोजन के बॉन्ड जिनमें हो उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सेम इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन होंगे? जिनमें क्या कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन ना हो, जो मिनरल से आए, ठीक है, मिनरल से बने। अब मिनरल्स वाली चीज़ ये भी तब की थी, अब वैसे मेनली ये भी इनऑर्गेनिक एसिड्स में मिनरल्स का ही माना जाता है और उसको प्लांट्स और एनिमल्स ही कहा जाता है। पर इनमें क्या, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन साइंटिफिक में आगे घुस के देखें तो इन एसिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। उनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। मेनली कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन फिर भी पाया जा सकता है क्योंकि OH बॉन्ड चाहिए होता है, ठीक है। आगे स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको समझ लग गई। आगे हम आगे चलते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली। अभी मैंने बताया था अल्कली क्या है, इनकी डिफाइन दोनों की पहले दे चुका हूँ। अल्कली जो क्या कहते हैं पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग अल्कली कहते हैं। पानी में सॉल्युबल भी होते हैं जो, ठीक है, विच व्हेन दे आर पुट इन वाटर। डिसोसिएट की जगह इनमें सॉल्युबल कह दो आप, सॉल्युबल, ठीक है, जो पूरी तरह सॉल्युबल हैं, ठीक है। पूरी तरह क्या कहते हैं डिसोसिएट भी, सॉल्युबल एंड डिसोसिएट दोनों वर्ड्स इसमें यूज होने चाहिए। अल्कली वो है जो पानी में घुल मिल भी जाए और सॉल्युबल भी हो, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है। वीक अल्कली क्या है? जो पानी में घुले मिले ना, या क्या कहते हैं डिसोसिएट ना हो, वो वीक अल्कली है। स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली, ठीक है, बेसिस को ज़्यादातर अल्कली बोला जाता है। अब स्ट्रॉन्ग अल्कली वीक अल्कली हो गए, आगे चलते हैं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर में जो एग्जांपल्स तो वही है KOH, NaOH और CaOH2 NH4OH। इंडिकेटर क्या है? अब जो चीज़ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है आपका, लाई डिटेक्टर टेस्ट कह लो या आप ऐसे कह लो, जो आपको बता दे कि ये चीज़ एक एसिड है, ये चीज़ एक बेस है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कलर चेंज करके खुद का, या क्या कहते हैं अपना स्मेल चेंज करके बता दे कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे दो चीज़ें रख दी, ये एक रख दिया और मैंने एक चीज़ 1 मिनट रुकी यहाँ पे रख दी, ठीक है। लाल और ब्लू इसलिए बनाया ताकि एसिड और बेस है। अब मैंने जब इंडिकेटर डाला इसमें, ठीक है, इंडिकेटर डालने पे एक इंडिकेटर यहाँ डाला, एक इंडिकेटर यहाँ डाला, और इसमें वो कलर चेंज कर देगा और ऐसा कलर दे देगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिड है, ये बेस है। या इंडिकेटर अपनी स्मेल चेंज करके बता देगा कि ये एसिड है, ये बेस है। उन चीज़ों को हम इंडिकेटर कहते हैं। उन चीज़ों को जो अपनी स्मेल चेंज कर लें, या क्या कहते हैं अपने आप का स्मेल ना चेंज करें, अपने आप को दिखना, अपना कलर चेंज कर दें, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स लिटमस पेपर है, एक मिथाइल ऑरेंज, ये दो तरह के हमारे लिटमस पेपर, दो तरह के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी है, अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स और भी हैं हमारे। लिटमस पेपर भी दो तरह के होते हैं, ब्लू, रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, टर्मरिक और बहुत सारे हैं, उसको थोड़ी बहुत पढ़ते हैं आगे। पीएच क्या है? अब पीएच क्या होता है? पीएच एक सोल्यूशन का डिफाइन है ऐसे। पहले तो पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब क्या है? पी इसमें है क्या? पी वर्ड होता है पोटेंस, ठीक है, पोटेंस वर्ड होता है पी।
पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, H का मतलब है हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है कि कितनी पावर है हाइड्रोजन की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। पीएच की अगर हम कहें उसकी डिफाइन क्या है, पीएच को हम लिखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, पीएच का फॉर्मूला ये है -log10 H प्लस आयंस, ठीक है, कि नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन की, ठीक है, उसको हम पीएच बोलते हैं। अब ये बताता क्या है हमें ये बताता है पीएच जिसका जितना कम पीएच होगा, कम पीएच, ठीक है, लो पीएच होगा, उसका उतना ही क्या कहते हैं एसिडिटी ज़्यादा होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच उसकी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी या बेसिक होगा वो उतना, ठीक है, या बेस होगा। तो ऐसे माना जाता है। अभी आपको आगे अगले पेज पे दिखाता हूँ। पीएच स्केल जो है ये पीएच की वैल्यू से ही एक बना है हमारा पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या है? अब पीएच स्केल एक स्केल है जो जिसपे पीएच वैल्यूज लिखी होती हैं, ठीक है, उसमें सारी पीएच वैल्यूज लिखी होंगी और उनमें हम बता सकते हैं कि कौन बेस है कौन एसिड है। अगर तो पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेस माना जाता है उस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं मान लूँ इस चीज़ का, ये मेरे पास एसी का रिमोट पड़ा हुई, अगर मैं इसका पीएच करूँ और ये मेरे को 7 से ज़्यादा निकल आए इसका पीएच, ठीक है, तो वो एक बेस माना जाएगा, इस एसी के रिमोट को बेस माना जाएगा। अगर इसी का उठा के मैं पीएच करूं और वो 7 से कम आ गया तो वो एसिड माना जाएगा, और अगर 7 ही आ गया तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाएगा। ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, या मेनली वो दोनों ही नहीं है, उसको हम pH = 7 या न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, इंडिकेटर पता कर लिया पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम की एक चीज़ होती है। इस चीज़ को अगर हम देखें ये है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक तरह का इंडिकेटर ही है, पर इसमें 2-4 अलग अलग इंडिकेटर्स ऐड किए होते हैं, मिक्सचर होते हैं 2-4 अलग अलग इंडिकेटर्स का, ठीक है। 2-4 अलग अलग इंडिकेटर्स ऐड हो जाते हैं जब इसमें, तो ये ऐसा हो जाता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलर देने लग जाता है, ठीक है। वो कैसे, वो अभी बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिया एक मान लो मैंने ले लिया बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिक, 2 एसिड ऐसा एसिडिक वाला कंपाउंड ले लिया, ठीक है। एक मैंने थोड़ा सा हल्का एसिड लिया, ठीक है। एक मैंने न्यूट्रल ले लिया जो ऐसे है, एक थोड़ा सा बेसिक और एक बहुत ज़्यादा बेसिक, 5 अलग अलग ले लिए, ठीक है। तो वो पाँचों के लिए अलग अलग कलर देगा। तो ऐसा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे बहुत ज़्यादा एसिड के लिए ये दे देगा रेड कलर, ठीक है। भी ठीक ठीक वाले एसिड के लिए वो दे देगा येलो कलर, ठीक है। न्यूट्रल के लिए दे देगा ग्रीन कलर, ठीक ठीक वाले के लिए ये दे देगा ब्लू, ठीक ठीक वाले बेस के लिए, और बहुत ज़्यादा बेसिक के लिए वॉयलेट। तो ऐसे करके एक स्केल होता है, ठीक है। आपको मैंने वो स्केल की सारी वैल्यूज भी बता दी कि कौन सा कैसे कैसे हैं। टोटल इसमें 14 वैल्यूज होती हैं। अगर आपको पीएच स्केल के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे मैंने पीएच स्केल बताया वैसे ही इसका भी केस होता है। 0 से लेकर 14, ऐसे नहीं है 14 से आगे नहीं हो सकता, होता है, बिल्कुल होता है। 0 से कम नहीं हो सकता, वो भी होता है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आप इतना सही मतलब रखो अभी के लिए, ठीक है। हो सकता है जरूर, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है कि 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है पीएच का। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या है? ऑक्सी एसिड होता है, ये एक तरह के एसिड्स ही हैं, ठीक है, पर इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और एलिमेंट पाया जाता है, मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि एसिड है, एसिड की वजह से हाइड्रोजन होना ही होना है। ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सी लगा हुआ है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन आता है। अब ये एसिड्स कौन कौन से हैं? जैसे HNO3, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। H3CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। H2SO4 हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। और इसमें जो अलग अदर एलिमेंट है वो ज़्यादातर नॉन मेटल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल। तो ऑक्सी एसिड्स ये एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाएँ। हाइड्रा एसिड क्या है? हाइड्रा एसिड वो है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और एक दूसरा एलिमेंट हो, ठीक है। इनको हम बाइनरी एसिड भी कहते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल नहीं लिखी, मैं एग्जांपल अभी लिख देता हूँ। HCl है, HBr है, HI है, HF है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा एसिड्स के, ठीक है। HCl, HBr, HI, HF, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब हाइड्रा एसिड्स के एग्जांपल हैं। इनको हम बाइनरी एसिड्स भी कहते हैं। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ही दूसरा कंपाउंड लगा है, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट हमने पढ़ लिए थे कि सॉल्ट क्या है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स, 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। अब उन चारों की थोड़ी सी डिफाइंस देख लेते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट क्या है? वो सॉल्ट्स जो क्या कहते हैं, सिर्फ उनमें एक हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है, उनको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि ये एक मैंने एक रिएक्शन लिखी है, H2SO4 को KOH से रिएक्ट कराया, KHSO4 बना और H2O बना। अगर देखें तो एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अगर हम देखें तो ये एसिड और बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो इसमें हो क्या रहा है, जब हमने ये रिएक्ट कराया तो KHSO4 इसमें H बन रहा है। अगर H आ गया यानी कि ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। एक हमारे सॉल्ट में अगर हाइड्रोजन बीच में आ रहा है तो उसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और इसको बनता कहते हैं जब हमारा हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं, एक पॉलीबेसिक एसिड से पार्शियली रिप्लेस हो, ठीक है। हुआ क्या इसमें, जैसे ये H2SO4 इससे बेस से रिएक्ट करा था तो एसिड कौन सा? पॉलीबेसिक, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, वो वाले पॉलीबेसिक एसिड होते हैं। उसने क्या कहते हैं, जब रिएक्ट किया
क्या कहते हैं KOH से, तो उसने अपने दोनों हाइड्रोजन ही दिए, एक हाइड्रोजन दिया एक नहीं दिया, तो वो एक हाइड्रोजन ना देने की वजह से वो एक हाइड्रोजन इधर ही लगा रह गया और Ka आ गया, तो पार्शियली रिप्लेस हुआ था, पूरी तरह रिप्लेस नहीं हुआ था, इसीलिए ये एसिडिक सॉल्ट है। तो डिफाइन में यही लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोजन आयन पॉलीबेसिक एसिड की वजह से पार्शियली रिप्लेस हो, पूरी तरह रिप्लेस ना हो, तब एसिडिक सॉल्ट बनता है। बेसिक सॉल्ट भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड अटैच हो जाए मेटल के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, वहाँ पे OH अटैच हो जाता है, ठीक है, मेटल के साथ, उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। अब ये कब फॉर्म होता है? ये तब फॉर्म होता है जब हाइड्रोक्साइड आयन क्या कहते हैं पॉली एसिडिक, यहाँ पे पॉली बेसिक एसिड था, पॉली एसिडिक बेस, ठीक है, पॉली एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करके पार्शियली रिप्लेस करें। जैसे कि AlOH थ्राइस पॉली एसिडिक है, ट्राई एसिडिक है ये कंपाउंड, क्योंकि तीन तीन OH लगे हैं इस पर, तो ट्राई एसिडिक होने की वजह से ये क्या कहते हैं पूरी तरह डिस्प्लेस नहीं कर पाता कभी कभी OH, जैसे HCl से रिएक्ट किया, इसने सिर्फ क्या किया 2 OH हटा पाया, ये एक OH लगा रह गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक बेसिक सॉल्ट, पूरी तरह रिप्लेस नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका H लगा हुआ है किसी भी सॉल्ट में तो वो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, और अगर H की जगह OH लगा हुआ है तो वो एक बेसिक सॉल्ट हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? जहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं लगी हैं। ये सॉल्ट कब बनते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को कंप्लीटली आयोनाइज कर देते हैं। ये OH आया, H के पास चला गया, Cl इसके साथ, कोई सॉल्ट में हमारा H भी नहीं लगा, OH भी नहीं लगा, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर वैसे ही समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक डिफाइन दी हुई थी बुक में, तो मैंने भी इसमें लिख दिया है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें एक मेटल आयन आए और उसके साथ आयन, दूसरा आयन कौन सा? एक कॉम्प्लेक्स आयन है, बहुत ही अजीब सा आयन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे K4 है, ठीक है, K4 FeCN6, जो ये ब्रैकेट में आ जाते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा था वो भी बता देता हूँ। पोटाशियम की हमें जैसे सबको पता है K+ होती है, ठीक है, वैलेंसी अगर हम कहें, और ये FeCN6 की, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो या इसकी जो वैलेंसी है वो 4+ होती है, ठीक है, तो 4 इनके पैर में चला गया, K4 FeCN6 बन जाता है ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड। आपको ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, सॉरी, इतना पता होना चाहिए इसमें कि ये जो ब्रैकेट आ जाती है ना और उसके अंदर एक और ब्रैकेट हो, तब ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और इसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो थी सारी डिफाइंस जो पूरे चैप्टर में मेरे को मिली, ठीक है, बेसिक डिफाइंस ऊपर वाली, ज़्यादा मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, ना ही आपको, बस ऊपर से चैप्टर पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखें, अगर हम इंडिकेटर्स क्या हैं? ये इंडिकेटर्स जैसे मैंने बताया था, जो क्या कहते हैं एसिड या बेस में जाके अपना रंग बदल लें या अपनी स्मेल बदल लें, उनको इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कुछ इंडिकेटर की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने, एक मिनट, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, हाँ ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने पेपर या सॉल्यूशन लिख के उनको डिनोट नहीं किया। ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड में डालूं तो वो रेड बन जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करता है? ब्लू लिटमस खुद ब्लू कलर का है, एसिड में जाते ही रेड हो गया, ठीक है, या बेस वही ब्लू लिटमस जो ब्लू कलर का है, बेस में क्या ब्लू का ब्लू ही रहता है, ठीक है, तो इंडिकेटर ऐसे कलर चेंज करता है। रेड लिटमस जब हमने एसिड में डाला वो रेड का रेड ही रहा, उसने कलर चेंज नहीं किया, पर रेड लिटमस को बेस में डाला तो वो ब्लू बन गया, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस की पहले पता चल गया कि ब्लू लिटमस क्या करता है, एसिड को रेड कर देता है, और रेड लिटमस क्या करता है, बेस में ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस खुद ब्लू हो जाता है बेस में, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स की दो मेन ये है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिक, ठीक है। फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी क्या करती है? हल्दी क्या कहते हैं, जैसे ही हम एसिड में डालते हैं, या हल्दी का पानी हो गया या हल्दी कुछ भी, ठीक है, हल्दी का पानी मेनली होता है ये, अगर हम एसिड में डालते हैं, हल्दी का पानी वैसे ही येलो होता है, हल्दी में पानी घोल के मिला लो वो येलो ही होता है, एसिड में येलो का येलो ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। पर उसको अगर मैं बेस में डाल दूँ, साबुन में घिस दूँ, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर आपकी शर्ट पे कभी हल्दी गिरी हो और उस पर आप साबुन लगा के साफ कर रहे हो तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। तो इसका वही एग्जाम्पल, क्योंकि साबुन एक बेस है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? रेड कलर के होते हैं एसिड में। मिथाइल नाम में ऑरेंज लिखा, मतलब कि नॉर्मली ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, पर एसिड में जाते ही ये रेड कलर का बन जाता है, लाल कलर आ जाता है इसमें, और बेस में जाते ही येलो बन जाता है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ये अलग अलग कलर्स दे रहा है। फिनोल्फथैलीन नाम मुश्किल है पता है, लेकिन इसको याद रख लो। ये इसमें मैंने एक चीज़ और बतानी है वैसे सच, ये जो 3 है इनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं। लिटमस जो है लिचन नाम के प्लांट से बनता है, ठीक है, उससे डाई निकलती है। ये दोनों ब्लू और रेड लिटमस, एक डाई निकलती है कौन से प्लांट से? लीचन नाम के प्लांट से एक डाई निकलती है जो होती है पर्पल कलर की, ठीक है। उस पर्पल कलर की डाई पे क्रोमेटोग्राफी करके 2 अलग अलग सोल्यूशन बनाए जाते हैं, ब्लू और रेड, ठीक है। ये ब्लू और रेड वाले 2 सोल्यूशन होते हैं। इन्हीं 2 सोल्यूशन में हम एक फिल्टर पेपर डाल के ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर बनाते हैं, ठीक है। ये लिटमस का नेचुरल जो है, नेचुरल एक इंडिकेटर है। टर्मरिक हल्दी नेचुरल है, उगाते हैं।
मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों हैं सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड, ये दोनों को इंसानों ने बनाया है। मिथाइल ऑरेंज मैंने बता दिया, फिनोल्फथालीन भी इंसान ने बनाया है। ये वैसे कलरलेस होता है नॉर्मली, एसिड में जाके भी कलरलेस रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता, ये एसिड को भी कलरलेस कर लेता है। पर जैसे ही बेस की प्रेजेंस होती है, बेस में ये पिंक हो जाता है, फिनोल्फथालीन बेस में जाके पिंक हो जाता है। ठीक है, अब दो और हैं, ये दोनों क्या कहते हैं, ये कलर नहीं चेंज करते, ये स्मेल चेंज करते हैं। स्मेल चेंज करने वालों का नाम भी बता देते हैं, वो है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनको हमने डाला एसिड में, ठीक है, एक मिनट, एसिड में डाला तो इनकी स्मेल सेम रहती है, स्मेल चेंज नहीं होती। जैसी अनियन की स्मेल है वैसी की वैसी रही, यानी कि वो चीज़ क्या है, एसिड। पर जैसे ही मैंने बेस में डाला तो स्मेल चेंज होगी बाबा, इसकी स्मेल चेंज होगी। ठीक है, तो अनियन की नॉर्मल स्मेल जो होती है वैसी की वैसी ना आए, चेंज हो जाए, तो वो एक बेस की प्रेजेंस में है। सेम वेनीला एसिड में सेम स्मेल रखता है, पर बेस में उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। वेनीला की स्मेल है ना, वो टेस्टी सी स्मेल आती है, खाने का मन करता है, वैसी स्मेल एसिड में वैसी की वैसी रहेगी, बेस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का बता दिया हुआ है मैंने पहले, इसमें और लिखा है एसिड्स जो होते हैं उनमें रेड कलर होता है या येलो, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो रेड होगा, कम एसिडिक है तो येलो हो जाएगा। न्यूट्रल में ग्रीन कलर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर देगी यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालने से। जैसे कि मान लो मैंने ये एसिड ले लिया, ठीक है, ये एसिड, और इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, अगर एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो रेड कलर देगा, कम एसिडिक है तो येलो कलर देगा। न्यूट्रल है तो ग्रीन, बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वायलेट, कम बेसिक है तो ब्लू। ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको इतना अब दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब कुछ है रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस देख के आपका ज़रूर मूड ऑफ हुआ होगा, लेकिन थोड़े बहुत अभी समझ लो, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर देंगे, अभी के लिए ऊपर ऊपर से ही है। ठीक है, ये रिएक्शंस पहले हमने एसिड की रिएक्शंस लिखी हैं सारी। ठीक है, जब एसिड को, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बनता है हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। जब इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा बेटर समझ आएगा, अभी के लिए ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो एसिड और मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड कौन सा, HCl ले लो, कोई भी ले लो। मेटल क्या होता है, अकेला मेटल, जिंक ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, Mg या कैल्शियम या सोडियम या एल्यूमिनियम, कोई भी आप अकेला मेटल ले सकते हो। जब भी आप उसको एसिड से रिएक्ट कराओगे सॉल्ट और वाटर निकलता है, और वाटर कह रहा सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलता है। अब उसी मेटल के साथ अगर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन लग गया, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन लग जाता है, Al2O3 बन जाता है, या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लग गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, या सोडियम के साथ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। तो हुआ क्या, जो पहले हाइड्रोजन निकल रही थी, अब हाइड्रोजन ना निकल के क्या निकल रही है, H2O, मतलब कि वो O जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा वो O इधर H2 के साथ लग गया, H2O बन गया। ठीक है, तो पहली दो रिएक्शन रिलेट कर रहे हो, यहाँ पे मेटल के साथ कुछ भी नहीं था तो H2 निकला, पर जैसे मेटल के पास ऑक्साइड आया तो यहाँ पे H2O निकला। अब ऑक्साइड की जगह अगर मैं सल्फाइड डाल दूँ, ठीक है, Na2O की जगह क्या गया S, MgO की जगह MgS, Al2O3 था OS, O की जगह S आ गया S3, Al2S3, तो मेटल सल्फाइड कर दिया, कुछ चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन ऑक्साइड था ना, ऑक्साइड की जगह पे क्या लग जाएगा, सल्फाइड यानी कि सल्फर, H2S बनेगा। ठीक है, ये तीन रिएक्शन को आप समझ पा रहे हो, तीनों रिएक्शंस बहुत ही बेसिक होगी, बहुत ही आपको मतलब कि तीनों आपस में रिलेट कर पा रही हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को थोड़ा सा और लेकर चलते हैं। अगर ये ऑक्साइड सल्फाइड की जगह क्लोराइड लग गया, ठीक है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड की तो वैलेंसी 2 है। अगर आपको पता हो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन आइटम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं कन्फिगरेशन बताऊँ 2,6 है, ठीक है, जिसका मतलब 2 नेगेटिव इसकी वैलेंसी होती है। सेम सल्फर की भी 286 होती है, तो इसकी भी 2 नेगेटिव होती है, जिसके कारण ये H2O या H2S बनाते हैं। ठीक है, अब मेटल क्लोराइड है, अगर अब आगे की बात करूँ, ऑक्साइड सल्फाइड तो नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव वाले थे। क्लोराइड जो है, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 2,8,7, इसकी वैलेंसी है -1। ठीक है, -1 होने की वजह से यहाँ पे ये HCl बना रहा है, H2Cl नहीं बना रहा। सेम, ठीक है, H2O H2S पर चला, मेटल क्लोराइड भी उसी कैटेगरी में आ गया कि सॉल्ट प्लस HCl बन रहे, क्योंकि इसकी वैलेंसी -1 थी, तो वो HC हाइड्रोजन के साथ मिलकर Cl ही लगा पा रहा है, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी, समझ पा रहे हो ना। मेटल अकेला जब था तो H2 दिया, ऑक्साइड लग गया उसी 2 के साथ O लग गया, सल्फाइड उसी 2 के साथ H लग गया, S लग गया, क्लोराइड उसकी वैलेंसी 1 थी तो H तो रहा ही, लेकिन साथ Cl जुड़ गया और HCl बन गया। नाइट्रेट, नाइट्रेट की अगर मैं बताऊं NO3, ठीक है, NO3 की वैलेंसी -1 ही होती है, तो ये भी एक क्या है, -1 है, जिसकी वजह से बनता क्या है कि दोबारा हाइड्रोजन था उसके साथ NO3 लग जाता है, HNO3। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है कि एसिड जब मेटल के साथ कैसे हो रहा है, मेटल ऑक्साइड सल्फाइड क्लोराइड नाइट्रेट, आपको सारी मैं इन्फॉर्मेशन वैसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा स्टेप थोड़ा आपको थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, ज़रा सही, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मेटल सल्फाइड और मेटल बाइसल्फाइड की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनते हैं। ये मेटल सल्फाइड मेटल बाइसल्फाइड दोनों सेम प्रोडक्ट हैं। कैसे सेम प्रोडक्ट हैं देखो,
मेटल सल्फाइड है क्या, उसकी एग्जांपल देखो पहले, Na2SO3 या MgSO3। सल्फाइड हम SO3 को कहते हैं, किसको कहते हैं, SO3 2 नेगेटिव आयन को हम सल्फाइड आयन कहते हैं, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड Na2SO3 या MgSO3 है। उसको जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बनना क्या चाहिए था, वैसे एक तो सॉल्ट बनना चाहिए था। मेटल सल्फाइड जो है, मेटल सल्फाइड और एसिड की रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, SO2 और H2O, ठीक है। बाइसल्फाइड क्या है, बाइसल्फाइड को हम मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्ट्स जैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि एसिडिक सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। मेटल सल्फाइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, मेटल बाइसल्फाइड या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिडिक सॉल्ट है। इसमें ये Na2 था तो NaH ही रहता है। और ये ज़्यादातर किस पे बनते हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिनकी 1 वैलेंसी है ये उन पे ही बन पाते हैं, ये दूसरों पे नहीं बनते, ठीक है। ये बाइसल्फाइड सोडियम और पोटेशियम पे बनेंगे। जो मेटल सल्फाइड है वो MgSO3 पे होता है, वो एल्यूमिनियम पे लग सकता है, बट ये सिर्फ सोडियम और पोटेशियम पे ही बनते हैं, ठीक है। और इसमें बन कर रहा है SO2 और HO2O और सॉल्ट। आगे अगर हम चलें, मेटल कार्बोनेट और एसिड पे क्या बन रहा है, सॉल्ट, CO2 और H2O। अब सल्फाइड और कार्बोनेट पे आप थोड़ा फर्क समझो। सल्फाइड क्या है, SO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट क्या है, CO3 2 नेगेटिव, दोनों सेम सेम है, सल्फर की जगह कार्बन है बस इस पूरी रिएक्शन में, तो वो सल्फर की जगह कार्बन लग जाता है बस। तो मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट का समझ लगा। मेटल बाइकार्बोनेट क्या है, सेम यही जो लिखा है ना, यही है, NaHCO3। लो जी, आ गया आपका मेटल कार्बोनेट, सेम ही है, इसकी जगह कार्बोनेट ये है, ठीक है। बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको चीज़ समझ लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइसल्फाइड या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में हो क्या रहा है, सॉल्ट, CO2 और वाटर निकल रहा है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में कैसे भी आ सकती हैं, ज़्यादातर मैंने जो देखा उसमें वो आधी रिएक्शन देते हैं, आधी आपको पूरी करनी होती है, तो वो मुश्किल बन जाती है, आपको पूरी करनी नहीं आती। तो ये चीज़ पता होगी तो आसानी से हो सकती है। आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन है, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर निकलता है, ठीक है। इसमें कोई इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एक लाइन बताई हुई है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, ये आपको फैक्ट याद रखना है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है। फिर उसमें एक बुक में ज़रा सा पैराग्राफ टाइप बॉक्स में था, तो उस बॉक्स में लिखा था ये चीज़, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर वाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली, कि आपको कभी भी अगर एसिड और वाटर को मिक्स करना है तो हमेशा एसिड को पानी में डालिए, पानी को नहीं उठा के एसिड में डाल देना, ब्लास्ट करवाओगे तुम लैब को, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, और स्लोली ऐड करना है एसिड को, ठीक है, आराम आराम से ऐड करना है, ज़्यादा एकदम ही नहीं डाल देना, पता चले वो भी फट सकता है, एक एक बूंद ड्रॉप वाइज आराम आराम से, ठीक है, पेशेंस से। आगे रिएक्शन ऑफ बेसिस की रिएक्शन हम करेंगे। बेसिस की रिएक्शन दो तो वैसे सेम है, पहले सेम ही है, मेटल और बेस, यहाँ पे मेटल और एसिड था, सेम रिएक्शन, सॉल्ट और हाइड्रोजन। दूसरी रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड और एसिड, सॉल्ट और वाटर देता था, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस, सॉल्ट और वाटर देता है। एक न्यूट्रलाइजेशन भी सेम है, बेस और एसिड वो सेम, 3 रिएक्शन आपकी सेम है, बाकी 4 रिएक्शन थोड़ी सी अलग हैं, ठीक, उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है जी, इतनी टेंशन मत लिया करिए, ठीक है। आगे जैसे कि अमोनियम सॉल्ट और अल्कली, ये क्या चीज़ें हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। अमोनियम सॉल्ट होता क्या है, अमोनियम होता है NH4, सॉल्ट मतलब कि उसके साथ कुछ लग गया, यानी क्लोरीन लग गया या SO4 लग गया, SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव थी तो यहाँ पे 2 आ गया, NH4 ट्वाइस SO4, उसको अल्कली की जगह आप बेस भी लिख सकते हैं, बेस से रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर NH3 निकला अब, ठीक है। सॉल्ट वाटर वहाँ पे CO2 SO2 निकला, यहाँ पे NH3 निकला क्योंकि NH4Cl से रिएक्ट करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे NH4 निकल जाता है, NH3 निकल जाता है, सॉरी अमोनिया निकल जाता है। अब एक सैपोनिफिकेशन नाम की भी है, उसमें भी यही था, अल्कली या बेस को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं फैट या ऑयल से, ठीक है, अल्कली बेस दोनों सेम चीज़ हैं, फैट ऑयल उनमें भी वो सेम ही माना जाता है, तो ग्लिसरॉल और सोप बनता है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं, बस ये जनरल रिएक्शन ही है, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन नाम की एक रिएक्शन है, जिसमें जब हम ऐसे हाइड्रोक्साइड्स को हीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड बन सकता है, साथ में वाटर बन सकता है, ये रिएक्शन दी हुई है थर्मल डिकम्पोजिशन में, ठीक है। और एक लास्ट है, अगर कोई हैवी मेटल सॉल्ट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी वाइट मेटल कौन है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम चलो फिर भी हल्का है, कॉपर, जिंक, आयरन ये ज़्यादा हैवी है, इनके जो सॉल्ट हैं, ठीक है, CuSO4, ZnSO4, FeSO4, इनको जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ऐसा हाइड्रोक्साइड बनता है, ऐसा बेसिक कंपाउंड बनता है जो इनसॉल्युबल होता है, पानी में मिक्स नहीं होता, जैसे कि CuOH2 ये पानी में मिक्स नहीं होता, या ZnOH2 ये भी पानी में मिक्स नहीं होता, या FeOH2 ये भी पानी में मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शंस मैंने सारी कवर की हैं, इसमें जो 2 हैं, ठीक है। अगर आगे चल के देखते हैं, थोड़ा बहुत मैंने ऊपर से कुछ केसेस बताए हैं जो कि ज़्यादातर आ जाते हैं एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो नया चीज़ चल रही है एजुकेशन
डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये है क्या, इसमें बताया क्या है, पहले तो बी स्टिंग, अगर कोई मधुमक्खी काट ले, ठीक है, तो कौन सा एसिड आता है पहले तो ये पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी हो गया या नेटल लीव्स हो गया, ये नेटल लीव्स भी इसमें डाल लो, ठीक है। नेटल लीव्स कौन सी होती हैं, वो एक मिनट को, नेटल लीव्स वो वाली पत्तियाँ, जब कभी आप कहीं खेल रहे हो और सामने कोई झाड़ सा है जिसमें पत्तियाँ, और बॉल घूम गई, ठीक है, ज़्यादातर यही होता है, मैंने तो तभी देखी है, बॉल घूम गई और ऐसी जगह जाके गई है वो पत्तियों पे भी कीली कीली सी लगी होती है, वो कीली कीली को नेटल लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे उन दोनों में क्या है, फॉर्मिक एसिड नाम की एक चीज़ है, ठीक है। वो दोनों जब हम पे अटैक करती है हमारी बॉडी पे, तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, चाहे बी हो चाहे नेटल लीव्स हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहते हैं, जब फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं तब हमें जलन होने जाती है, बर्निंग होती है। तो हमें क्या करना है, हमें बेकिंग सोडा लेना है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बेकिंग सोडा को उठा के गीला करना है, वेट करना है, और उसका पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बना के वहाँ पे जहाँ पे हमें वो बर्निंग फील हो रही है वहाँ पे लगा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसिड था, हमने बेस लगा लिया, नॉर्मल होगी चीज़। बेकिंग सोडा है क्या, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, वो भी मैं लिख देता हूँ, NaHCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। फिर ओरल हेल्थ का ओरल वर्ड जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है, वो किस चीज़ को डिनोट करता है, हमारे मुंह को, ठीक है, जिससे हम बात करते रहते हैं बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसे बातें करते रहते हैं, वो ओरल है, ठीक है। तो वो ओरल चीज़, ओरल हेल्थ को जब हम डिनोट कर रहे हैं तो आपके मुंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारे मुंह में पीएच जो है 5.5 से गिर जाता है, यहाँ पे 5.5 लिखा है, तो 5.5 से जब गिर जाएगा मुंह का पीएच, तो क्या होगा, आपके सारे दांत निकल आएंगे बाहर, दांतों के में लग जाएंगे कीड़े, हो जाएगी कैविटीज़, फिर जाओगे डॉक्टर के पास, बोलोगे कि एक कराओ, ठीक, चलो छोड़ो उसको। तो 5.5 से गिरने की वजह से आपके मुंह के बैक्टीरिया जो हैं वो आपके दांतों पे लगे रह जाते हैं और वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमको एडवाइस किया जाता है छोटे बच्चों के जैसे शुरुआत से कि टूथपेस्ट लगाइए, क्योंकि टूथपेस्ट में होता है बेसिक क्वालिटीज़, यानी कि बेस की तरह वो एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, हमारे मुंह के पीएच को मेंटेन करता है, 5.5 से गिरने नहीं देता, ठीक है। तो ये बात है ओरल हेल्थ की। फिर स्विमिंग पूल की बारी अगर हम देखें, एक स्विमिंग पूल है, पानी से भरा हुआ है, कई बार जाते हैं, कई बार हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार नहीं होती, मेनली तो हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उधर का पीएच सही नहीं है। पीएच क्या कहते हैं, 7.2 से 7.8 होना चाहिए, वहाँ का थोड़ा कम होता है, जिससे हमारी आईज इन्फेक्ट हो जाती हैं, इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है। तो पब्लिक पूल्स में थोड़ा सा अगर जाओ तो पीएच को मेंटेन हो, ऐसे वाले में जाना। फिर एक्वेटिक लाइफ, अगर हमें आंखें इरिटेट हो रही हैं तो मछलियों का क्या हाल होगा, अगर उनका जहाँ पे वो रह रही हैं वो पानी 6.5 से 8 के नीचे गिर जाए तो वो नहीं रह सकती। अगर पीएच से गिर गया तो उनके गिल्स को अफेक्ट होगा, नॉट शुभमन गिल, उनके जो गिल जिसमें वो सांस लेते हैं वो अफेक्ट होता है, जिससे इफेक्ट होने की वजह से रिजल्ट क्या निकलता है, उनको सांस नहीं आ पाती और मर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बेसिक आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं। मेरे को पता है मैंने सॉल्ट्स का प्रेपरेशन नहीं करवाई, वो थोड़ी सी अलग है, वो उसको छोड़ के बाकी सारा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा करते हैं बुक, मेरे हाथ में एक बुक है, ICSE की बुक ये, बट CBSE वाले भी इसको कवर कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसमें से अभी आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मुंह जुबानी, एक्सप्लेन द टर्म एसिड्स, कर दीजिए, हमने एसिड को डिफाइन, ये हो गया। बेसिस, ये भी डिफाइन कर चुके हैं हम, ठीक है, देख सकते हो वीडियो में पीछे। अल्कलीज कर दिया जी, जो पानी में सॉल्युबल हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, जितने हाइड्रोजन आयन वो देगा एक मॉलिक्यूल। एसिडिटी ऑफ ए सेम, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कर दिया जी, हो गया। 2 एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के, क्या दोगे बताओ, मेरे को बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, मेरे को जवाब तो मिलना नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4, वीक एसिड CH3COOH यानी एसिडिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, कार्बोनिक एसिड H3CO H2CO3, ठीक है। तो ये हो रहे हैं, ये भी हो गया क्वेश्चन पूरा। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, बता दिया ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक एसिड्स माने जाते हैं, जो कि प्लांट से एनिमल से आ रहे होते हैं। कोई एग्जांपल दो, क्या एग्जांपल देनी है, ये कार्बोनिक एसिड हो गया, या उसके अलावा हमारा सिट्रिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये पीछे मैंने सारे बता दिए, इसको देखोगे वीडियो, आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली, बता दिया। NaOH KOH वीक अल्कली, सीधा कौन था, CaOH ट्वाइस और NH4OH, ठीक है, तो वीक अल्कली हो गया। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन देयर आयन प्रोडक्शन इन वाटर, क्या डिफरेंस है। एसिड्स क्या करते हैं पानी में जाके, पहले बता चुका हूँ, H+ आयन देते हैं। बेसिस क्या करते हैं वाटर में जाके, OH नेगेटिव आयन देते हैं। इनका H+ आयन H3O बनाते हैं, उनका OH वैसे का वैसे ही रहता है। और क्या इसमें और तो कुछ है ही नहीं, उनका आयन प्रोडक्शन में और कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये ऐसे ही इसका आंसर निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को दिखा के, ठीक है, क्या रिएक्शन क्या होगी वो भी दिखा देता हूँ। एक तो डिफरेंस बोल ही दिया, दूसरा एसिड उठा लो कोई भी, पहले मैं रजिस्टर सीधा कर लूँ, सॉरी। जैसे एक एसिड उठा लिया मैंने HCl, डालो इसको पानी में, ये एग्जांपल दे सकते हो आप, होगा क्या, HCl टूटेगा H+, Cl नेगेटिव आयन, H2O वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। ये H और H2O जुड़े, क्या बन गया, H3O+ आयन, ये दिखा दो, होगी रिएक्शन, यही है।
ठीक है। दूसरा बेस की रिएक्शन NaOH, Na है ये, सॉरी मेरी राइटिंग वीडियो बनाते हुए ख़राब हो जाती है। H2O में डाला, बन क्या जाता है Na अलग, OH अलग और H2O अलग, ठीक है। उसको छोड़ो, ये OH नेगेटिव बन गया, ये हमारा आ गया। तो इस तरह ये 2 एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे मतलब कि काफ़ी चीज़ें तो ऐसे कवर हो रही हैं, स्टार्टिंग में लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH?